अध्याय 2 देख रहे हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राज्य और साम्राज्य। इसमें हम बात कर रहे हैं उन डायनेस्टीज की, उन राजवंशों की जो 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी। जब भी मैं बोलता हूं तो मैं 700 नहीं बोल रहा हूं, मैं 600 से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जैसे अभी 2021 है तो हम क्या बोलते हैं, 21वीं सदी चल रही है ना, तो हम 600 से शुरुआत करेंगे इसकी। तो जब 7वीं सेंचुरी जब ये होने लगी, ठीक, मतलब 7वीं के बाद, इसके बाद तभी तो हम बात कर रहे हैं 700 से लेकर 1750 की ना। तो 700 के बाद बहुत सारे राजवंश आए। इसमें से कुछ ऐसे राजवंश हैं जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा, जिनको दिमाग में आपको बिठा लेना है। ये 7वीं और 12वीं सेंचुरी, मतलब 700 से आप 1200 मान लीजिए ईसवी, इसके दरमियान ये बड़े प्रभुत्व में रहे और बड़ा इनका नाम हुआ, बड़े बड़े राजवंश इन्होंने या एरिया बनाए। देखिएगा, सबसे पहला नाम मैं ले रहा हूं गुर्जर प्रतिहार। ये सेंट्रल रीजन हो गया, यानी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहां पर आता है वो इलाका हो गया। फिर आप आइए ईस्टर्न साइड में, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व की तरफ आ जाइए, पाल, बंगाल के साइड में। थोड़ा दक्कन की तरफ आ जाइए, मतलब साउथ में, पूरा साउथ नहीं जा रहे, थोड़ा ऊपर ही रह रहे हैं, डेक्कन। डेक्कन, ये जो दक्कन का इलाका है, दक्कन का पठार जहां पर है, उसके पास का इलाका, ये सब इलाका राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, पाल हो गए। इसके अलावा जो दिल्ली अजमेर का साइड है, यहाँ पर चहमांस थे। चहमांस आगे चल के चौहान इनको कहा गया। तो ये चौहान, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनका एरिया भी देख लिया आपने। इनको दिमाग में बिठा लीजिए, इनका नाम बार बार आने वाला है इस डिस्कशन में। इनके जो बॉर्डर थे ये बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी ये जीतते थे, इन पे आक्रमण कर देते थे, कभी ये इन पे आक्रमण कर देते थे, कभी इनकी जमीन ये हो जाती थी, कभी इनकी जमीन ये हो जाती थी। इसलिए इनके जो फ्रंटियर है या बॉर्डर है वो हमेशा चेंज होते रहे। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर 7वीं सेंचुरी की। हुआ ये कि 7वीं सेंचुरी में, यानी जब 7वीं सेंचुरी की बात करता हूं तो मैं 600 से 700 की बात कर रहा हूं। तो 7वीं सेंचुरी में यह हुआ कि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जो वॉरियर चीफ्स थे, यानी जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी और जिनके पास बहुत बड़ा रुतबा था, उस इस जमाने में सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहां पर ये लोग आए, या ये कहे ये लोग डेवलप हुए। क्योंकि आदमी अगर मेहनत करता है या कोई उसका प्रभुत्व बढ़ता है या अच्छा होता है, तो अब बनी बात है कि वो लोगों की नजर में आ जाता है, पावरफुल हो जाता है। अब होता यह था कि जब ये लोग पावरफुल हो गए, कुछ लोग आपके पावरफुल हो जाते हैं, तो सब जो राजा होता है वो भी क्या करता है, जैसे आजकल के जमाने में अगर आप देखें, नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी अंबानी आप देखेंगे, है ना, ये पावरफुल लोग हैं, तो इनका सपोर्ट इनको चाहिए ही होता है, बड़ी बात है। तो इसीलिए जो राजा होते थे, वो क्या करते थे कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और जो भी जितने भी भूस्वामी हो गए या जितने भी किंग्स थे उस जमाने में, सरदार कह सकते हैं, तो उन लोगों को ये कहते थे कि चलो भाई, एक्नॉलेज कर लेते थे एज सामंत। अंग्रेजी में इसको सामंताज बोला जाता है। सामंत की तरह मान लेते थे। सामंत मतलब क्या है, चलिए आपके पास ये जमीन है, ये जमीन ले लीजिए और हमसे भी जमीन ले लीजिए, और आप इस जगह का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करिए, यहाँ का पैसा टैक्स कलेक्ट करिए, और जब भी हमें वॉर के लिए लोगों की जरूरत पड़े, सोल्जर की जरूरत पड़े, या फिर हमें असलाहों की, अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़े, आप हमें दे दीजिएगा। तो ये बात तय हो गई। तो अब इन सामंतों से माना जाता था, जैसे ये किंग थे, सामंतों से माना जाता था कि ये आएंगे और ये इनके इनके सलाम ठोकेंगे या इनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, ये इनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। तो हुआ ये कि जो सामंत थे, वाकई में ये तो पावरफुल तो थे, और पावरफुल इतने हो गए, ये और पावरफुल हो गए। जमीन इनके पास थी और जमीन मिल गई, पैसा भी इनके पास आ गया, और क्योंकि इनके पास मिलिट्री पावर थी, क्या थी, इनके पास मिलिट्री पावर थी। और इस मिलिट्री पावर के कारण, क्योंकि ये यही तो मिलिट्री किंग को देते थे जब लड़ाई झगड़ा होता था या कोई वॉर होता था, तो ये इतने पावरफुल हो गए कि ये अपने आप को महासामंता कहलाने लगे और महामंडलेश्वर। महासामंत और महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का मतलब ये होता है कि जो उस इलाका, मंडल, डिवीजन, उस इलाके का जो आदमी होगा, वहां का सबसे बड़ा आदमी मंडलेश्वर कहलाने लगे। फिर अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब हम इतने पावरफुल हो ही गए, तो किंग जो है, इसके पास हम क्यों जाए, इसको हम क्यों सलाम ठोके, छोड़ो यार, हम अपना राज बनाते हैं। तो ऐसे ही हुआ यार। हुआ एग्जाम्पल जो राष्ट्रकूट का मैं दे रहा था, वो ऐसे ही हुआ। राष्ट्रकूट जो दक्कन के थे, फिर से दिखा देता हूं आपको, ये राष्ट्रकूट,
इसमें हुआ क्या, ये जो राष्ट्रकूट थे ये पहले चालुक्यों के अंडर में आते थे। चालुक्य जो कर्नाटका में थे ये उनके अंडर में आते थे। हुआ ये कि जो मिड 8th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, मिड 8th सेंचुरी कौन सी होगी, मिड 8 कौन सी होगी, 8th सेंचुरी हुई 700 से 800, ठीक है। मिड 8th सेंचुरी का मतलब हो गया 750। इसके दरमियान ये हुआ कि जो दंती दुर्ग, इनको देख लीजिए, ये साहब दंती दुर्ग जो साहब थे ये राष्ट्रकूट के एक चीफ थे, एक सरदार थे। इन्होंने क्या किया कि क्योंकि जो पहले राष्ट्रकूट जो थे वो किसके अंडर में आते थे, वो चालुक्यों के अंडर में आते थे। इन्होंने जो दंती दुर्ग है इन्होंने इन चालुक्यों को उखाड़ फेंका, दंती दुर्ग ने इनको उखाड़ फेंका। और फिर उसके बाद क्योंकि ये दंती दुर्ग जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, तो इन्होंने एक हिरण्यगर्भ करके एक रिचुअल होता है, और इस रिचुअल से क्या होता है कि अगर कोई क्षत्रिय ना है तो भी वो क्षत्रिय बन जाएगा, उसका रीबर्थ समझते हैं एक तरीके से। तो फिर इन्होंने क्या किया, दंती दुर्ग ने एक तो चालुक्यों को उखाड़ फेंका, फिर ब्राह्मणों के मदद से इन्होंने ये हिरण्यगर्भ का एक कहे कि एक रिचुअल किया, धार्मिक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने की वूम, माँ की जो कोख होती है ना जिसमें बच्चे पलते हैं, वो सोने का इस तरीके का एक रिचुअल होता है। और उसके बाद ये बन गए साहब जो यहाँ के एक तरीके से किंग बन गए, इनका साम्राज्य आ गया। ऐसा कई लोगों ने किया कि कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी फैमिलीज थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली थी वो, क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल, क्योंकि उनके पास मिलिट्री स्किल था, सामंतों के पास तो होता ही है, सामंत ही तो प्रोवाइड करते थे राजा को, राजा के पास इतनी बड़ी सेना तो होती नहीं थी। तो यहां पर क्या है कि जो मिलिट्री स्किल प्रोवाइड करने वाले कुछ और नाम मैं बताता हूं आपको। इसमें है कादंब मयूर शर्मन, मयूर शर्मन, KMS लिख रहा हूं, यहां दिखा देता हूं आपको, इनका चेहरा भी देख लीजिए, ये है मयूर शर्मन। क्या नाम है इनका, कादंब, नाम नहीं है, कादंब तो जगह है, कादंब मयूर शरणम, ठीक। और उसके अलावा था गुर्जार प्रतिहार के हरिचंद्र, हरिचंद्र, ये है हरिचंद्र, ये है गुर्जर प्रतिहार के जो हरिचंद्र थे। इसके अलावा ये साहब जो मयूर शर्मन थे ये ब्राह्मण नहीं थे, ठीक। ये मतलब ये जो ब्राह्मण का जो काम होता है, ये मतलब ये ब्राह्मण थे, सॉरी ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण, अब अगर लड़ाई करना है तो उनको क्षत्रिय होना पड़ेगा, तो ये थे ब्राह्मण, ये थे ब्राह्मण। लेकिन फिर इन्होंने कुछ इस तरीके से ट्रेडिशन, जो अपना प्रोफेशन छोड़ा, ये कहें कि जो इनका पैतृक काम था उसको छोड़ा, और ये फिर राजा बने और बहुत जबरदस्त राजा बने। फिर से बता देता हूं, 3 लोगों का नाम आया है इसमें। एक दंती दुर्ग, ये कहां के, ये चालुक्यों के अंडर में थे, दक्कन की बात हो रही है। फिर आया है इन्होंने क्या किया था, हिरण्यगर्भा किया था, उससे वो बन गए जो राजा बनने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप किसी और प्रोफेशन किया, किसी और योनि में बर्थ लेते हैं, तो किसी और कास्ट या क्रीड में। इसी तरीके से नाम है कादंब के जो मयूर शर्मन है, और ये गुर्जर, ये जो है ना, ये वाले, ये गुर्जर राजा ये थे प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये दोनों जो है वो ब्राह्मण थे लेकिन ये क्षत्रिय बने। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो मयूर शर्मन है इन्होंने कर्नाटका, ये साहब ने कर्नाटका, और जो ये इनका नाम मैं ले रहा हूं हरिचंद्र, इन्होंने राजस्थान में अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक। तो यहां तक की कहानी हो गई। अब मैं आपको बताता हूं एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। बहुत सारे ऐसे किंग थे, उन्होंने क्या किया, अपना नाम जो है बहुत बड़ा भारी भरकम नाम ले लिया, जैसे महाराज अधिराज, ऐसे करके महाराज अधिराज, मतलब बहुत बड़े किंग, किंगों के भी किंग, राजा के भी राजा। एक और नाम इन्होंने रखने लगे जिसका नाम था त्रिभुवन चक्रवर्तिन। इसका मतलब है तीन जो वर्ल्ड है, 3 विश्व, मतलब इसको अलग अलग तरीके से माना जाता था उस जमाने में। जैसे एक हमारा जमीन का है, एक हवा हो गया, एक पानी हो गया, इस तरीके से माना जाता था। तो ये बड़े बड़े नाम इन्होंने लिए। फिर से बता देता हूं, बहुत बड़े बड़े नाम इन्होंने लिए जो राजा थे, महाराज अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्तिन महाराज अधिराज। त्रिभुवन चक्रवर्तिन का मतलब होता है तीनों जो वर्ल्ड है उसके राजा। अब इसमें क्या हुआ कि एक, ठीक है, बहुत बड़े महाराजा अधिराज तो हो गए, महाराज अधिराज, और इसके अलावा दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, त्रिभुवन चक्रवर्तिन। इसको मैं त्रिभुवन मतलब मतलब होता 3, त्रिभुवन चक्रवर्तिन।
लेकिन फिर भी ये सामंतों को भी मानते थे और साथ में जो पीजेंट्स है, किसान, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी हो गए और ब्राह्मण्स, उनके साथ काम करते थे। क्यों? क्योंकि उनके बगैर कैसे इनका राजपाट चलेगा, है ना। अब जो रिसोर्सेस थे वो कहां से आते थे? रिसोर्सेस ये होते थे कि जो भी पीजेंट है यानी कि किसान, पीजेंट मतलब किसान, जो कैटल कीपर थे यानी जिनके पास जानवर होते थे, पशुपालक, तो कैटल कीपर हो गए। इसके अलावा जो शिल्पकार होते थे, आर्टिसंस, ये सारे के सारे लोग थे। इनको फोर्स किया जाता था या फिर इनको कहा जाता था कि ऐसा है, आपकी जो भी कमाई है इसका एक भाग हमें दीजिए। तो रिसोर्सेस कहां से आते थे, संपदा कहां से आती थी? इन्हीं लोगों से आती थी, इन्हीं लोगों से आती थी। और एक तरीके से इनसे रेंट लिया जाता था, ये कहें कि आप लगान लिया जाता था, लगान लिया जाता था। तो ये लगान लिया जाता था। और रेवेन्यू फिर किन से लिया जाता था? ये तो हो ही गए। इसके अलावा ट्रेडर्स, इनसे भी रेवेन्यू लिया जाता था। तो मतलब टैक्स, रेंट, ये सब लिया जाता था, उसी से पूरा वो चलता था उनका राजकाज। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं यहां पर पहले आपको ले जाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कहां की बात कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 400 जो टर्म हमें मिले। अब देखिएगा एक एक करके। चोला, चोला डायनेस्टी के बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं। ये तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर हमें इंस्क्रिप्शन मिले, मतलब अभिलेख। उन इंस्क्रिप्शन में 400 से ज्यादा टर्म जो है, 400 से ज्यादा शब्द, ये किसके लिए? टैक्स के लिए, कर के लिए। 400 से ज्यादा। सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स या सबसे जो प्रचलित टैक्स था उसका नाम था वेट्टी। वेट्टी का मतलब यह है कि आप पैसा मत दीजिए, आप आइए और हमारे लिए लेबर करिए, लेकिन लेबर करेंगे आप फ्री में। कैसे करेंगे? फ्री में, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं बेगार, बेगार। ठीक। एक और था जिसका नाम था कदमई, कड़मई बोलते हैं वहां पर। इसका मतलब है आपके पास जमीन है, जाइए इसका टैक्स दीजिए, तो इसे लैंड रेवेन्यू कह लीजिए। कदमई, कदमई, लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा अगर आपका घर है, इस पे आप छज्जा लगा रहे हैं, इसका भी पैसा दीजिए। अगर आप ताड़ के पेड़ पे, नारियल के पेड़ पे चढ़ रहे हैं और आपने मान लीजिए सीढ़ी लगा ली, इस सीढ़ी के भी पैसे दीजिए, इसका भी टैक्स लगेगा। अगर आपके पिताजी का देहांत हो गया, आप उनकी जमीन या जायदाद अपने नाम कराना चाहते हैं, लाइए पैसे दीजिए। तो इतने तमाम तरीके के टैक्स चोल राज्य में थे, ये हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो ये जो पैसे आते थे, ये जो मनी आ रहा है, इसका काम क्या होता था, ये इसका यूज क्या होता था? सबसे पहला तो ये है कि राजा के लिए, राजा का खजाना, मतलब किंग्स, आप कहेंगी एस्टैब्लिशमेंट। किंग के एस्टैब्लिशमेंट के लिए किंग का बहुत सारा चीज था, राजकाज, महल, ये सब कहां से चलता था? जो राजशाही अंदाज उनके होते थे वो सब ऐसे चलते थे। इसके अलावा टेम्पल्स और फोर्ट्स। टेम्पल मतलब मंदिर, फोर्ट्स मतलब दुर्ग, यानी ऐसी दीवारें जो कैपिटल को या किसी इलाके को, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी जिसको कवर किया जा सके ताकि आक्रमण ना हो। और टेम्पल, मंदिर तो सबसे ज्यादा फेमस थे उस जमाने में। ये हो गया। और फिर फाइट वॉर्स। फाइट वॉर्स कैसा? लड़ाई करने के लिए, या तो फिर कोई इन पे आक्रमण कर रहा है या किसी और पे आक्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे इलाके पे आक्रमण करते थे जहां पर ऐसे व्यापारिक मार्ग मिल जाए, ऐसे रास्ते मिल जाए जिससे उनको ट्रेड मतलब टैक्स ज्यादा मिले। तो उसके लिए भी ये सारे जो पैसे आ रहे हैं, टैक्स आ रहा है, उसका उपयोग करते थे। अब होता यह था कि भाई ये टैक्स का कलेक्ट करने के लिए एक आदमी होता था, या फिर लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, जैसे आजकल जमाने में होते हैं, आज भी होते हैं, है ना। तो ये जो जैसे पटवारी वगैरह होते हैं, तो ये कौन होते थे? ये जो थे इन्फ्लुएंशियल फैमिली, मतलब राजा के करीब जो फैमिली होती थी उसी के भाई भतीजावाद इस तरीके से किया जाता था। तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली के आदमी को ही कर कर जमा करने का, कर कलेक्ट करने का काम दिया जाता था, जो कि वंशानुगत था। इसका मतलब ये आपने बना दिया एक को, उसका बेटा भी वही काम करेगा, उसका बेटा भी वही काम करेगा, तो वंशानुगत हो गया, मतलब डायनेस्टिक हो गया एक तरीके से, राइट। और जितने भी राजा के सगे संबंधी थे, चाचा, भतीजा और नेफ्यू, और कोई भी जो बड़े, जो उसके बहुत करीब के लोग थे, वही सबसे बड़े पोजीशंस पे थे, वही बड़े पोजीशंस पे उनको, मतलब ओहदा बहुत बड़े पोजीशन के दिया जाता था उनको। ठीक। अब प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स का एक थोड़ा सा अंतर समझिएगा। देखिए, प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ करना, हर तरीके से तारीफ करना। लेकिन इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा, मैंने जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि प्रशस्ति के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब प्रशस्ति में तारीफ होती थी, प्रशस्ति में राजा को बहुत बड़ा अचीवर बताया जाता था, लेकिन यहां पर आप जो उत्तर देंगे वो देंगे वेलिएंट विक्टोरियस वॉरियर, यानी कि योद्धा, बहुत जबरदस्त योद्धा। तो प्रशस्ति में कई बार लोग गप भी लिख देते थे। राजा की तारीफ करनी है, राजा के लिए काम कर रहे हैं, तो राजा के लिए गप लिख दीजिए। जैसे आजकल के जमाने में भी हो रहा है कि अगर आपके कोई नेता है तो गप मार लीजिए उनके लिए कुछ भी कह दीजिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो ये जो काम था ये प्रशस्ति में होता था।
इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर मेरा बेटा मेरे बारे में बात करेगा तो अच्छी बात करेगा, मैं अपने पिताजी के बारे में अच्छी बात करूंगा, वही काम होता था यहाँ पे। अब यहां पर क्या हुआ कि एक प्रशस्ति हमें मिली, एक प्रशस्ति मिली, और वो जो लिखी थी प्रशस्ति, वो लिखी थी संस्कृत में, संस्कृत में लिखी थी, और ये हमें मिली है ग्वालियर, जो आज के एमपी में है। और इसमें बताया गया है इन साहब के बारे में। इन साहब का नाम क्या है? ये है गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रतिहार, नागभट्ट प्रतिहार। और इनके बारे में बताया गया है कि भाई इन्होंने कहां कहां क्या क्या राज किया, मतलब सच्चाई भी और साथ में बाकी चीजें भी बताई गई कि भाई ये बहुत बड़े राजा थे और ग्वालियर के थे, और ग्वालियर का मेन का राज था, मध्य प्रदेश के थे, और बहुत जगह जगह इन्होंने अपना एरिया विक्ट्री की, मतलब जीता। अब होता यह था कि एक चीज होती है ब्रह्मदेय। क्या नाम है? ब्रह्मदेय। तो ब्रह्मदेय क्या होता था? होता यह था कि ये राजा है, ये क्या करते थे, जो ब्राह्मण है, ये किंग हो गए, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण को किंग हमेशा, या कोई और भी लोग ना क्या कहते थे, ब्राह्मण क्योंकि संस्कृत जानते थे, ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनको लैंड दे दिया करते थे कि भैया ये जमीन ले लीजिए, आप हमारी तरफ से लीजिए। लोग राजा तो अपने गले का हार निकाल निकाल के दे दिया करते थे अगर खुश होते थे। तो ये जो, जैसे आजकल क्या होता है, अगर आपको जमीन लेनी है तो आप जाते हैं कहां पर? कचहरी में जाते हैं, वहां आप एक रजिस्ट्री आपकी होती है, इसमें जो टैक्स होता है वो सरकार ले लेती है, बाकी आपका ये रजिस्ट्री पेपर हो जाता है, इसमें सब लिखा होता था कि इसकी जमीन है, क्या जमीन है, कितना इसका दायरा है, ये सब लिखा होता है। तो उस जमाने में जब ये जमीन दी जाती थी तो इसका जो लेखा जोखा था वो इनमें होता था। किसमें? ये है कॉपर प्लेट्स। क्या है? कॉपर प्लेट्स में होता था। ये कॉपर की प्लेट देख रही, थोड़ा मैं दिखा दूं आपको। इसमें क्या है, संस्कृत और थोड़ा संस्कृत और थोड़ा इसमें तमिल में लिखा हुआ है। और यहां पर आप देखें ये जो गोला सा लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आदि का रॉयल सील कहते थे, रॉयल राजशाही सील। तो इससे पता चलता था कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर किसी के पास ये है तो वो उसकी जमीन है। ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति में हमेशा ओनली प्रेज, ओनली तारीफ ही की जाती थी, जैसे हमने अभी नागभट्ट साहब के बारे में देखा। लेकिन यहां पर एक अनयूजुअल चीज हुई इस जमाने में। मैं बता रहा हूं कि इस जमाने में, ये 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। 12वीं की शताब्दी की जब भी मैं बात करूं तो आप समझ लीजिएगा 1100 से 1200 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। 12वीं शताब्दी की जो बात करूं, या 12वीं शताब्दी, यस 708, हाँ 100 में चलता है। तो 12वीं शताब्दी की जब मैं बात करूंगा तब आप देखिएगा यहां पर एक साहब हुए कल्हण। ये कल्हण साहब, इन्होंने लिखी रजत रंगिनी। क्या किताब लिखी? रजत रंगिनी। बेसिकली किताब नहीं, इसको पोयम कहा गया, बड़ा पोयम। एक क्वेश्चन आएगा आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, उसमें पूछा गया है कल्हण ने जो पोयम लिखी वो क्या नाम था उसका? तो रजत रंगनी है, तो पोयम, इन्होंने पोयम लिखी। और किस पे लिखी? उन पे लिखी जो किंग है, कहां के? कश्मीर। तो इस इलाके में जो राज करते थे उस जमाने में, उन किंग के बारे में कल्हण साहब ने इनके बारे में रजत रंजनी लिखा। और सबसे बड़ी बात, खास बात क्यों थी, हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी? इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो सारी चीजें देखी, मतलब इन्होंने सोर्सेस क्या क्या लिए? इंस्क्रिप्शन लिए, डॉक्यूमेंट जो मिल गए, दस्तावेज मिल गए, लोगों जिन्होंने देखा था आई विटनेस, उनसे बात की, जो भी पहले की हिस्ट्री थी वो लिया। तो ये सारी चीज लेके जब उन्होंने लिखा, तो जब इनके बारे में लिखा तो वो बड़ा क्रिटिकल था। प्रशस्ति में हमेशा तारीफ की गई, चाहे सही हो गलत हो, तारीफ ही की जाती थी। लेकिन यहां पर कल्हण साहब ने, ये जो राजा थे कश्मीर के, उनकी भूरी भूरी आलोचना की, प्रशंसा नहीं, आलोचना की। ठीक है, ये चीज। वॉरफेयर फॉर हेल्थ। अब यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे नाम आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि ये अगली बार हम लें। ओके, तो अगली बार इसको लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।